वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं द दिल्ली सल्तनत। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, होप आपने देखा होगा। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 5 डायनेस्टीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट डायनेस्टी यानी कि द स्लेव डायनेस्टी हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें अलग अलग रूलर्स पढ़े थे हमने, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स पढ़े थे, उन्होंने क्या किया, क्या बनवाया, क्या था, सब हमने पढ़ा उसमें। आज हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द खलजी डायनेस्टी। क्या? द खलजी डायनेस्टी। और उसमें आप मुझे वीडियो पॉज करके पहले बताइए कि 1 बाय 1 सीरीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रूलर आया स्लेव डायनेस्टी में। तो सबके नाम बताइए जल्दी से, मुझे वीडियो पॉज करके जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी का रिप्लाई करेंगे हम। और खलजी डायनेस्टी हम स्टार्ट करते हैं। जलाल उद्दीन खलजी आए थे खलजी डायनेस्टी में। लास्ट में आपका क्या हुआ था? बलबन ने शासन किया था, ठीक है। बलबन जब मर जाता है उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स आते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो किंगडम को प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से ममलूक रूलर्स का जो रूल था, जो शासन था, वो ख़त्म हो जाता है और 1290 CE में उन्हें खलजीज़ को, ठीक है, न्यू डायनेस्टी को उन्हें अपना सिंहासन पास ऑन करना पड़ता है। तो खलजी डायनेस्टी में सबसे पहले आते हैं जलाल उद्दीन खलजी, जिन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक यानी कि 6 ईयर्स उन्होंने क्या किया? शासन किया। जलाल उद्दीन खलजी वॉज द फाउंडर ऑफ द खलजी डायनेस्टी। ये फाउंडर थे किसके? खलजी डायनेस्टी के। आपको सभी की डायनेस्टीज़ के फाउंडर्स पता होने चाहिए। द ओनली इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज राइन वॉज द रेड बाय अलाउद्दीन ऑन देवागिरी इन CE 1294। उसके शासन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो घटना हुई, वो कौन सी थी? रेड हुई थी अलाउद्दीन के द्वारा देवागिरी पर 1294 में। आफ्टर डिफीटिंग द रूलर ऑफ देवागिरी, देवागिरी के रूलर को हराने के बाद ही रिटर्न टू कारा विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस आर्टिकल्स। वो कारा वापस आ जाता है, यानी कि अपने एरिया में अपने शासन के लिए वापस आ जाता है, बहुत सारा गोल्ड और प्रीशियस सामान लेकर वो वापस आ जाता है। जलालुद्दीन वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिज नेफ्यू बट हिज नेफ्यू अलाउद्दीन किल्ड हिम। अलाउद्दीन जिसने रेड डाली थी, ठीक है, अब उसके पास बहुत सारा गोल्ड आ गया, प्रीशियस आर्टिकल्स आ गए, वो जो था वो उसका नेफ्यू था। किसका? जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन का भतीजा था। कौन? अलाउद्दीन। अब उसे थोड़ा सा लालच आ जाता है। अब जलालुद्दीन जब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है, उसे बधाइयाँ देने के लिए जाता है अपने नेफ्यू को, लेकिन उसका नेफ्यू जो है अलाउद्दीन वो उसे ही मार देता है। क्यों मारता है? क्योंकि उसे लालच आ गया कि इतना उसने रेड डाली, वो जीत गया, इतना सारा धन सोना और इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें वो लेकर आया, तो इसलिए वो उन्हें मार देता है। किसे? जलालुद्दीन खलजी को। तो इसी वजह से 1296 में शासन किसके पास आ जाता है? अलाउद्दीन खलजी के पास आ जाता है। अलाउद्दीन खलजी किसने कब से कब तक शासन किया? 1296 से 1316 तक किया उसने। अलाउद्दीन खलजी वो नेफ्यू और सन इन लॉ दोनों था। किसका? जलालुद्दीन खलजी का। वो भतीजा भी था उसका और सन इन लॉ भी था। केम टू द थ्रोन इन CE 1296। 1296 में वो शासन में आता है अपने अंकल को मारने के बाद। अंकल ही तो हुए उसके जलालुद्दीन खलजी जो थे, जिसे वो मार कर आया था। तो उसके बाद वो शासन पर आता है। इसके बाद आते हैं उसकी कन्क्वेस्ट, यानी उसने क्या क्या काम किया, क्या क्या जीत हासिल करी उसने। तो गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में उसने क्या किया था? अलाउद्दीन सेंट एन एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन क्या होता है गाइस? एक्सपीडिशन एक ऐसी जर्नी होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करी जाती है, ठीक है, जिसका मेन कोई मोटिव हो, उसके लिए जो भी काम किया जाता है उसी को हम एक्सपीडिशन बोलते हैं। तो अलाउद्दीन सेंट एन एक्सपीडिशन अंडर हिज जनरल्स। अपने जनरल्स के अंडर उसने एक जर्नी भेजी, अपना काम करवाने के लिए भेजा। जनरल्स कौन कौन थे? उलुग खान एंड नसरत खान टू कन्क्वायर गुजरात। गुजरात को कन्क्वायर करने के लिए, जीतने के लिए, ठीक है, अपने अंडर करवाने के लिए उसने जनरल्स के अंडर कुछ एक्सपीडिशन भेजा। उन जनरल्स का नाम था उलुग खान एंड नसरत खान। दे डिफीटेड किंग करण देव। उन्होंने क्या किया? करण देव जो राजा था वहाँ का, उन्हें हरा दिया। प्लंडर्ड दी स्टेट यानी गुजरात को क्या किया? लूट लिया। और रिच बूटी के साथ वो रिटर्न हुए, यानी कि रिच बूटी यानी कि बहुत सारे धन के साथ वो वापस आ जाते हैं। दे ऑल्सो ब्रॉड विद दैम मलिक कफूर। वो अपने साथ मलिक कफूर को भी लाते हैं। वो एक स्लेव था, एक गुलाम को लाते हैं। कौन? जनरल्स उलुग खान और नसरत खान एक गुलाम को भी वहाँ से लाते हैं गुजरात से।
फॉर 1000 दिनार्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ कैम्बे। कैम्बे के पोर्ट से वो 1000 दिनार्स देकर क्या लाते हैं, दिनार्स यानी पैसे देकर वो क्या लाते हैं, मलिक कफूर को गुलाम के रूप में यहाँ पर ले आते हैं। ही वॉज गिवन द नेम ऑफ 1000 दिनारी, उसे 1000 दिनारी का नाम दिया गया। मलिक कफूर बिकेम वन ऑफ अलाउद्दीन ट्रस्टेड जनरल्स, और उसके बाद से 1000 दिनारी किसे बोला गया, मलिक कफूर को बोला गया, और उसके बाद से वो अलाउद्दीन के ट्रस्टेड जनरल्स में से एक बन जाता है, ठीक है, यानी कि वो भी उसके अंडर काम करने लगता है। किसके अंडर, अलाउद्दीन के अंडर। ही कंक्वायर्ड द्वार समुद्र एंड मदुराई फॉर अलाउद्दीन, और मलिक कफूर ने यानी कि 1000 दिनारी ने क्या किया, 1000 दिनारी से इसलिए बोलते थे क्योंकि 1000 दिनार्स देकर वो उसे लाया गया था, ठीक है। और उसने क्या किया, द्वार समुद्र और मदुरई अलाउद्दीन के लिए क्या किया, उसने कंक्वायर किया, अपने अंडर कर लिया, हराकर उसे किसे दे दिया, अलाउद्दीन को दे दिया। ये तो कंक्वेस्ट था उसका गुजरात का, किसका, अलाउद्दीन खलजी का। और राजस्थान में क्या किया उसने, अलाउद्दीन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सपीडिशंस इन द राजपूत स्टेट्स। अलाउद्दीन की लॉन्ग हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है एक्सपीडिशंस की राजपूत स्टेट्स में, राजस्थान में। इन CE 1301 में ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रणथंभौर। रणथंभौर के किले को उसने कैप्चर कर लिया राजस्थान में, ठीक है, रणथंभौर का किला था, तो अलाउद्दीन ने उसे भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। CE 1303 में उसने चित्तौड़गढ़ को भी कैप्चर कर लिया। 1301 में फोर्ट ऑफ रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़। अलाउद्दीन ऑल्सो ओवररन जलोर, जलोर को भी उसने अपने अंडर कर लिया। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स इन राजस्थान वर फोर्स्ड टू सबमिट टू हिम, और इसके बाद ऑलमोस्ट राजस्थान के जितने भी एरिया था, या राजस्थान के जितने भी स्टेट्स थे, छोटे छोटे अलग अलग जितने भी एरिया थे, उन्हें फोर्स किया गया कि वो उन्हें क्या कर दें, सबमिट कर दें, उनके सामने सरेंडर कर दें। बट ही डिड नॉट एनेक्स दीज राजपूत स्टेट्स, लेकिन वो इन राजपूत स्टेट्स को एनेक्स उसने नहीं किया। ही कंक्वायर्ड मालवा एंड ऑल्सो एनेक्स्ड इट ब्रिंगिंग मालवा अंडर डायरेक्ट रूल। उसने यानी कि अलाउद्दीन ने और क्या किया, मालवा को कंक्वायर किया, मालवा एरिया को हराया और उसे एनेक्स भी कर लिया, कब्जे में कर लिया, और मालवा को डायरेक्ट रूल में लिया है, यानी कि मालवा में भी वो रूल करने लगा। 1305 में क्या होता है, ही बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्थन इंडिया, वो नॉर्थन इंडिया का मास्टर बन जाता है। उज्जैन, धार, मंडू एंड चंदेरी ऑल बिकेम पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। उज्जैन, धार, मंडू और चंदेरी ये चारों जो जगह थी वो उसके एम्पायर के, यानी कि जो अलाउद्दीन का जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, उसका पार्ट बन जाते हैं। गाइज ये देखिए, आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाई हुई है, अलाई मीनार। दिस अनफिनिश्ड मीनार वॉज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खलजी। ये अनफिनिश्ड मीनार है, ये पूरी नहीं हुई है ये मीनार, ये किसने स्टार्ट करी थी, अलाउद्दीन खलजी ने करी थी। अब हम पढ़ेंगे डेक्कन एंड साउथ इंडिया के बारे में। ये अलाउद्दीन खलजी का ही शासन चल रहा है अभी। डेक्कन और साउथ इंडिया का हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग 1306 टू 1311, 1306 से लेकर 1311 तक शासन कब से कब तक किया था उसने, 1316 तक किया था। अलाउद्दीन जनरल मलिक कफूर डिफीटेड द यादवाज ऑफ देवागिरी। अलाउद्दीन के जो जनरल था कौन, मलिक कफूर, जिसे वो स्लेव बनाकर लाए थे, उसके जनरल्स, अलाउद्दीन के जनरल जिसे स्लेव बनाकर लाए थे, उसके जो जनरल था मलिक कफूर, उसने देवागिरी की यादवाज को हराया। होसालाज ऑफ द्वार समुद्र, ककातियाज ऑफ बंगाल एंड द पंड्याज ऑफ मदुरई, इन सभी को उसने हराया था मलिक कफूर ने। However, he did not annex these kingdoms, लेकिन उसने इन किंगडम्स को एनेक्स नहीं किया, अपने कब्जे में नहीं लिया, बट रियलाइज्ड एनुअल ट्रिब्यूट्स फ्रॉम देम, लेकिन उनसे एनुअल ट्रिब्यूट्स लेने लगा। एनुअल यानी साल भर में जो दिया जाता है, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, यानी कि साल भर में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो हो गए ना आपके, तो ऐसे ही एनुअल ट्रिब्यूट्स उनसे लेता गया। वो ट्रिब्यूट्स यानी मनी की पेमेंट लेता गया वो, जिससे वो पावरफुल हो जाए, समझ गए। ट्रिब्यूट्स यानी उनसे पैसे लेता गया, जिन्हें भी उसने हराया था, इन सबको, यादवाज ऑफ देवगिरी, होसालाज ऑफ द्वार समुद्र, ककातियाज ऑफ बंगाल एंड पंड्याज ऑफ मदुरई, इनसे ट्रिब्यूट्स एनुअली वो लेता गया। अब हम अलाउद्दीन खलजी का क्या पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। अभी तो हमने उसके कंक्वेस्ट पढ़े थे कि उसने किस किस एरिया को अपने अंडर में किया था और उसका क्या रहा, ठीक है, किसे वो स्लेव बनाकर लाया, क्या हुआ, वो सब अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसका शासन कैसा था, उसने जो लॉज बनाए थे वो कैसे थे। अलाउद्दीन वॉज एन एबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक एबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था। ही मेड अ स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ रिवॉल्ट्स एंड इनिशिएटेड रिफॉर्म्स फॉर कीपिंग कंट्रोल्स ओवर द नोबल्स। उसने रिवॉल्ट्स यानी युद्ध जो होते थे, है ना, जो भयंकर युद्ध होते थे, उनकी स्टडी करी, उन्हें देखा, पढ़ा। उसने ये देखा उन युद्ध में क्या क्या कॉजेज रहे, कि वो जो युद्ध हो रहे थे, जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे, वो किस रीज़न की वजह से हो रहे थे, वो पढ़े। और
उन रीजन्स को उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है, ताकि वो युद्ध फिर से ना हो। द गिफ्ट्स विच वर गिवन टू द नोबल्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी वर टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट। उसकी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गिफ्ट्स रईसों को दिए गए थे लैंड या प्रॉपर्टी के रूप में, वो वापस सरकार ने ले लिए फिर से। जो रईसों को गिफ्ट दिए गए थे ना, जो रईसों को गिफ्ट दिए गए थे लैंड प्रॉपर्टी के रूप में, वो सरकार ने उस टाइम जो खलजी की सरकार थी उसने वापस ले लिए। मैरिज पार्टीज एंड ड्रिंकिंग ऑफ वाइन इन पब्लिक वर प्रोहिबिटेड। जो मैरिज पार्टीज होती थी और वाइन को ड्रिंक करना, जो ड्रिंकिंग ऑफ वाइन होती थी, अल्कोहल जो पी जाती थी पब्लिक एरिया में, उसे प्रोहिबिट कर दिया, बंद कर दिया उसने, बैन लगा दिया। एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम उसने ऑर्गेनाइज किया। स्पाई सिस्टम तो समझते हो ना आप। टैक्सेस हैड टू बी पेड रेगुलरली बाय द नोबल्स, और नोबल्स पर भी उसने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें भी रेगुलरली टैक्स पे करना होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन में उसने चेंजेस किए। अलाउद्दीन मेड अ थोरो स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रीवियस रूलर्स। उसके बाद उसने पहले तो रिवॉल्ट्स की स्टडी करी थी, ठीक है, उसके कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट्स की स्टडी की थी कि रिवॉल्ट्स किस वजह से हो रहे थे। उसके बाद उसने एक बहुत ही अच्छे से स्टडी करी कि प्रीवियस जो उसके पहले जो रूलर्स आए उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसने ये भी देखा। ही ट्राइड टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ रिबेलियंस बाय नोबल्स इन हिज कोर्ट। उसने ये भी कोशिश करी कि नोबल्स के द्वारा जो भी युद्ध होते हैं, रिबेल्स होते हैं, विद्रोह जो होते हैं, उनके क्या कॉजेज हैं, ये भी उसने फाइंड आउट करने की कोशिश करी अपने दरबार में। ही डिस्कवर्ड देयर वर 3 मेन रीजन्स, और उसे उसमें 3 मेन रीजन्स मिलते हैं। नोबल्स की वेल्थ, ठीक है, नोबल्स का जितना भी धन था, सोशल गैदरिंग्स, सोशली इकट्ठा होना, और हैबिट ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग, सब ज़्यादा वाइन पीना, उसकी हैबिट की वजह से नोबल्स जो थे वो युद्ध करते थे। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करने के लिए अलाउद्दीन गियर्ड अप हिज रेवेन्यू सिस्टम एज वेल। उसने रेवेन्यू सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस किए, जो टैक्स लिया जाता था उसमें भी उसने बहुत सारे चेंजेस किए। रेवेन्यू फॉर ऑल लैंड्स वॉज रिफिक्स्ड एंड कलेक्टेड स्ट्रिक्टली। रिवेन्यू सिस्टम में उसने क्या चेंजेस किए कि रिवेन्यू जो थे सारे लैंड्स के लिए उसने रीफिक्स किए, फिर से फिक्स किए, और स्ट्रिक्टली उन्हें कलेक्ट भी किया। ऐसे नहीं किसी को रियायत दे दी कि नहीं देगा तो चलेगा, नहीं। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में सच एज गंगा यमुना दोब, गंगा यमुना दोब यानी लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, जैसे ये गंगा जा रही है और इधर रिवर यमुना जा रही है, इसके बीच में जो लैंड था उसे बोलते हैं गंगा यमुना दोब। तो यहाँ पर इट वॉज रेज टू 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, और उसका जितना भी प्रोड्यूस होता था तो उसने जो टैक्स था वो 1/2 लेना स्टार्ट कर दिया। ग्रेन वॉज स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज, सरकार की जो ग्रेनरीज थी, ग्रेनरीज होती हैं वो एरिया जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, तो वहाँ पर ग्रेन सरकारी ग्रेनरीज में वो ग्रेन्स स्टोर होने लगी। ओके, अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ चेहरा की एक सिस्टम उसने स्टार्ट किया अलाउद्दीन ने, हर सोल्जर के लिए था ये सिस्टम। और दाग एक सिस्टम था, वो क्या था, दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज है, ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, हॉर्सेज है ये, हाउसेज नहीं है। हाउसेज को क्या दिया, हॉर्सेज को ब्रांड दिया जाता था, दाग दिया जाता था, जिससे थोरो ब्रीड हॉर्सेज विद ऑर्डिनरी वंस, जिससे उसके जितने भी सरकारी घोड़े थे उन्हें क्या किया जा सके, उन्हें एक स्टैंप दिया जाता था, जैसे स्कूल्स में आईडी कार्ड होता है ना, ऐसे ही हॉर्सेस को भी सादा हॉर्सेस से मिक्स ना हो, उन्हें कोई चेंज ना कर सके, इसीलिए उन्हें भी क्या दिया गया, दाग दिया गया। तो चेहरा और दाग के सिस्टम उसने स्टार्ट किए। दीज वर आइडेंटिफिकेशन टूल्स, और ये दोनों सिस्टम जो थे वो आइडेंटिफिकेशन टूल्स थे, ताकि सोल्जर्स और हॉर्सेस की पहचान हो सके। तो ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो गया। अब आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं कि जो भी युद्ध होते थे उसकी आर्मी कैसी थी, और वो उन सब में उसने क्या क्या चेंजेस किए या फिर क्या करा उसने, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सिर्फ युद्ध वगैरह ही नहीं आते हैं, आपका ट्रेड जितना भी होता है, जितना भी व्यापार होता है वो सब भी आता है, ठीक है। प्राइस वगैरह जिससे भी हम रिलेटेड उससे पढ़ते हैं वो सब इसमें आते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना। अलाउद्दीन मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी, अलाउद्दीन की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, इन ऑर्डर टू मीट हिज मिलिट्री एक्सपेंसेस। अब आर्मी बड़ी हो गई तो उसके मिलिट्री एक्सपेंसेस भी तो बहुत ज़्यादा हो गए। मिलिट्री एक्सपेंसेस में क्या हो गया, एक तो सोल्जर्स का खाना पीना भी हो गया आर्मी का, है ना, सबसे पहले तो खाना पीना ही हो गया, फिर उसमें उसके सारे वेपन्स आ गए, जितने भी उसे वेपन्स चाहिए होते थे, वेपन्स भी तो तैयार रखने पड़ते हैं, तो उस सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ही अंडरटुक वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे।
ही टुक स्टेप्स टू कंट्रोल, यानी बहुत सारे चेंजेस करे इकोनॉमी में। ही टुक स्टेप्स टू कंट्रोल द प्राइसेस एंड सुपरवाइज द मार्केट। उसने क्या किया, बहुत सारे स्टेप्स उसने ऐसे स्टार्ट किए जिससे मार्केट में सामान के प्राइस और को कंट्रोल किया जाए और सुपरवाइज भी किया, यानी कि उसने ऐसा नहीं कि कंट्रोल करा प्राइस को, सिर्फ उसे देखा भी कि कंट्रोल इतना करने पर क्या आ रहा है। ही फिक्स द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो ज़रूरी गुड्स सामान होते हैं उनके प्राइस को उसने फिक्स कर दिया। ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कीप अ चेक ऑन द प्राइसेस, प्राइसेस पर ध्यान देने के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट चेक ऑन द शॉपकीपर, शॉपकीपर्स पर अब ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग होने लगी। इस वजह से देयर वॉज नो चीटिंग विद वेट्स एंड हूएवर वॉज फाउंड चार्जिंग बियॉन्ड द प्राइस लिमिट वॉज पनिश्ड सीवियरली। अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होने लगी शॉपकीपर्स की, तो इसी वजह से कोई चीटिंग नहीं होती थी। किस चीज़ के साथ, वेट्स के साथ, ठीक है, वेट के साथ कोई चीटिंग नहीं होती थी। और जो भी अगर पाया जाता था कि वो चीटिंग कर रहा है, प्राइस लिमिट से ज़्यादा वो चार्ज ले रहा है लोगों से, तो उसे सीवियरली यानी बहुत बुरी तरह पनिश भी किया जाता था, उसे सज़ा मिलती थी जो भी चीटिंग करता था शॉपकीपर। सो द ट्रेडर्स कुड नॉट ओवर प्राइस देयर गुड्स, इसी वजह से गुड्स जो थे उनका प्राइस ट्रेडर नहीं बढ़ा सकता था, जो व्यापारी था वो उनका प्राइस नहीं बढ़ा सकता था। मान लीजिए अगर किसी का 60 रुपीज़ है तो कोई भी 70 नहीं कर सकता, ये गलत है, ठीक है, तो उसे पनिश किया जाता था। ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था उसका। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या है, ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट था अलाउद्दीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। पोएट्स एंड स्कॉलर्स अडॉर्न्ड हिज कोर्ट, अडॉर्न्ड मीन्स यानी ब्यूटीफाई कर देना और उसकी सुंदरता बढ़ा देना। उसके दरबार में जितने भी कवि थे, जितने भी विद्वान थे, उससे उसकी शान और बढ़ गई थी। आमिर खुसराओ एंड आमिर हसन वर द मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम, उसके जितने भी पोएट्स और स्कॉलर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा अच्छे कौन कौन थे, आमिर खुसराओ और आमिर हसन। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, वो एक बहुत अच्छा बिल्डर भी था। अलाउद्दीन खलजी, ही बिल्ड दी फेमस अलाई दरवाज़ा नियर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास उसने एक बहुत बड़ा अलाई दरवाज़ा भी बनवाया। एक बहुत न्यू टाउन सिरी नियर दिल्ली, और इसने एक नया टाउन भी बनवाया जिसका नाम था सिरी, दिल्ली के पास। एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड हौज खास, हौज खास भी बनवाया। वो क्या है, एक बहुत बड़ा टैंक होता है रॉयल बाथ के लिए, ठीक है। अब ये देखिए आपका यहाँ पर अलाई दरवाज़ा दिखाया हुआ है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है ये, कुतुब मीनार के पास यानी, ठीक है। ये सब चीज़ें उसने कंस्ट्रक्ट करवाई। अलाउद्दीन वॉज अनडाउटेडली अ ग्रेट कन्क्वेरर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, अलाउद्दीन बिना शक करे हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था। ही वॉज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, उसका निश्चयी, दृढ़ निश्चयी इंसान था वो। हिज चीफ एम वॉज द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, उसका मेन एम क्या था कि वो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपने लोगों की, अपने राज्य का वेलफेयर करे, उन्हें बढ़ाए, अच्छे से उनकी समृद्धि हो, प्रॉस्पेरस हो जाए और उनकी प्रोटेक्शन करे, उसका मेन एम ये था। द रिफॉर्म्स विच ही हैड अंडरटेकन शो हिज प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, प्रोग्रेसिव होता है मॉडर्न एटीट्यूड दिखाना, जो भी उसने रिफॉर्म्स लिए थे उससे प्रोग्रेसिव एटीट्यूड उसे देखने को मिला, ठीक है, यानी कि मॉडर्न होते गई चीज़ें। ही वॉज अ रिलीजियस मैन, वो एक धार्मिक इंसान था, लेकिन ही डिड नॉट लेट रिलीजन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, लेकिन उसने धर्म को बीच में नहीं आने दिया स्टेट के अफेयर्स के, ठीक है, यानी कि स्टेट के जितने भी काम होते थे उनके बीच में अलाउद्दीन ने किसी भी धर्म को, अपने धर्म को बीच में नहीं आने दिया। वो ऐसे यानी कि कुछ डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करता था, भेदभाव नहीं करता था। तो इसके बाद उसका शासन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है अलाउद्दीन खलजी का, और इसी के साथ खलजी डायनेस्टी भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पर हमारी सेकेंड डायनेस्टी, फर्स्ट पार्ट में हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ ली थी, सेकेंड पार्ट में हमने कौन सी पढ़ ली, अब खलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो उससे पहले आपको ये दोनों डायनेस्टीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक के बाद एक ही आएगी और सीरीज़ में आएंगी हमेशा। पहले स्लेव ही आएगी, ऐसे नहीं करना कि पहले तुगलक कर दी उसके बाद स्लेव कर रहे हो, फिर कर रहे हो खलजी डायनेस्टी, फिर फोर्थ कर दी कोई और सी डायनेस्टी, नहीं, ऐसा नहीं करना है, सीरीज़ में ही याद करना है। पहले स्लेव डायनेस्टी आई, इस ईयर से इस ईयर तक आई, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हो ना आप, तो दिल्ली सल्तनत में आपको यही बताना होगा कि 5 डायनेस्टीज आई थी और इस सीरीज़ में, और इस ईयर से इस ईयर तक उन्होंने शासन किया था। किस डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स आए, उनका शासन कैसा था, वो सब भी आपको पढ़ना होगा। तो ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सभी डेट्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।